गरीब बिरजू गांव की बंजर जमीन छोड़ अपनी पत्नी मालती और दो छोटे छोटे बच्चों को लेकर रोजी रोटी की तलाश में मुंबई शहर आ जाता है। सदियों से चली आ रही जमींदार की गुलामी की बेड़ियों से वो खुद को और अपने परिवार को आजाद करना चाहता है। उसे अपने भाग्य और भगवान पर पूरा भरोसा है, जिसके सहारे वो गांव छोड़ शहर चला आया है। मुंबई में उसकी एक पुरानी जान पहचान है, जिसके कारण उसे एक जगह मजदूरी का काम मिल जाता है। वो बहुत खुश है, परंतु महंगाई के इस दौर में इतने बड़े शहर में अकेले कमाने वाले का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। इसलिए उसके मित्र की सलाह पर ही मालती को भी ठेकेदार मजदूरी का काम दे देता है। बच्चों को स्कूल जाने में अभी वक्त लगेगा, इसलिए पास की कूलर बनाने वाली फैक्ट्री में उन दोनों को उनकी उम्र के हिसाब से काम दिलवा दिया गया। लगभग एक महीना हो गया बिरजू और उसका परिवार ठेकेदार के साथ काम करके खुश था। मजदूरी करते करते एक दिन बिरजू की तबीयत बिगड़ गई। उसका पूरा बदन तप रहा था, वो काम करने की हालत में नहीं था। बहुत जी हुजूरी करने पर ही ठेकेदार ने एक दिन की छुट्टी दी थी, लेकिन एक दिन से भला क्या होने वाला था। अगले दिन बिरजू ने उठने की लाख कोशिश की, मगर बुखार के चलते वह उठ नहीं सका। उसकी पत्नी मालती ने ठेकेदार से बहुत मिन्नतें की, तब जाकर वो माना, और वो भी इस शर्त पर कि अपना काम खत्म करने के बाद वो बिरजू के हिस्से का काम भी करेगी, मगर उस काम के लिए उसे कोई अलग से पगार नहीं मिलेगी। मजबूर मालती को हामी भरनी पड़ी। इसी तरह एक सप्ताह बीत गया। बिरजू की सेहत अब पहले से कुछ बेहतर हो गई, परंतु काम करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। उधर ठेकेदार मालती से दिन रात काम करवाता। एक दिन मालती की सहनशीलता ने जवाब दे दिया। उसने ठेकेदार से अपना हिसाब करने के लिए कहा और उससे ये भी कहा कि वो अब बिना पगार का कोई काम नहीं करेगी, बल्कि उसके पास काम ही नहीं करेगी। शहर में काम की कोई कमी नहीं है। ठेकेदार ने कहा, ठीक है, शाम को तुम्हारे झोपड़े पे आकर तुम्हारा और तुम्हारे पति का हिसाब कर दूंगा। मालती अपना काम खत्म कर घर की ओर चली गई। ठेकेदार कुर्सी पर बैठा जाती हुई मालती के यौवन और बलखाती कमर को निहार रहा था। अंधेरा होते ही वो बिरजू के झोपड़े के भीतर जा पहुंचा। उसने बिरजू से बड़े ही प्रेम पूर्वक उसका हालचाल पूछा और मालती के गुस्से को भी शांत किया। दिन में उसे ए या चिल्लाकर मालती जैसे शब्द से संबोधित करने वाला इस वक्त बड़े ही प्यार से उसे भाभी कहकर संबोधित कर रहा था। मालती भी उसके इस व्यवहार से बहुत हैरान थी। जाने से पहले ठेकेदार बिरजू को काम पर आने के लिए कहता है, तो बिरजू न चाहते हुए भी अगले दिन आने का वादा करता है। हालांकि उसकी पत्नी और बच्चे इस बात से सहमत नहीं थे, फिर भी बिरजू ठेकेदार की चिकनी चुपड़ी बातों से खुश होकर उसके पैर छूता है। ये देख ठेकेदार उसके पास बैठते हुए बड़े प्यार से उसे एक पुड़िया निकाल कर देता है और कहता है कि ये दवा मैं खास तौर पर तुम्हारे लिए लाया हूँ, इसे खाकर तुम कल सुबह तक ठीक हो जाओगे। बिरजू हैरान होकर ठेकेदार को देखता है और हाथ में रखी पुड़िया को भी उलट पुलट कर देखता है और फिर धीरे से पूछता है, ये कौन सी दवा है और कितने की है। अगले दिन सुबह बिरजू के शरीर में सचमुच एक नई ऊर्जा का संचार था। उसका बुखार और थकावट सब गायब हो चुका था। बिरजू सुबह नहा धोकर खुशी खुशी काम के लिए निकल गया। जाते ही उसने ठेकेदार को सलाम किया और अपने काम में जुट गया। आज उसने इतना जमकर काम किया कि मालती द्वारा लाया गया खाना भी भूल गया। उसका मन खुशी से झूम रहा था, जिसमें वह मालती को भी शामिल कर लेना चाहता था, लेकिन मालती को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। शाम होते होते बिरजू की तबीयत फिर से बिगड़ने लगी। उसे कमजोरी और आलस ने फिर से घेरा। उसकी पूरी रात करवटें बदलते हुए ही निकली। आज की सुबह कल से कुछ अलग थी। बिरजू कल की तरह ही काम करना चाहता था, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा था। ठेकेदार अभी तक नहीं आया था और इधर बिरजू उसके इंतजार में नजरें बिछाए धीरे धीरे अपना काम कर रहा था। कुछ देर बाद ही ठेकेदार की कड़क आवाज सुनाई देती है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ वरना पगार का पैसा नहीं मिलेगा। बिरजू काम छोड़कर ठेकेदार के पास जाता है और उससे कहता है कि कल वाली दवा की एक पुड़िया अगर आज भी मिल जाती तो गरीब का भला हो जाता साहब। ठेकेदार बिरजू की आंखों में देखकर धीरे से मुस्कुराया और कहने लगा, देखो बिरजू, इस महंगाई के जमाने में भी हम तुम्हारी मदद केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम एक अच्छे आदमी हो। इस बीच बिरजू बड़ी विनम्रता से उसे देखता रहता है। ठेकेदार अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, फिर भी न जाने तुम्हारी पत्नी, मेरा मतलब है मालती भाभी, मुझसे खफा रहती है। फिर चाटुकारिता से कहता है, अब काम का मामला है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कहना ही पड़ता है, अब इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। अपनी बात पूरी करते ही पुड़िया उसके हाथ में थमा देता है। पुड़िया लेकर बिरजू खुश होते हुए कहता है,
नादान है, थोड़ी सरफिरी है साहब, मैं उसे समझाऊंगा, समझ जाएगी, आप नाराज ना हो, कहकर बिरजू अपने काम में लग जाता है और मालती भी अपना काम बखूबी निपटा रही थी। इसी तरह दिन बीतते रहे। अब बिरजू पर तेज धूप या बारिश का कोई असर न होता, उसका काम करने में ऊर्जा और फुर्ती बनी रहती। इस बीच वो मालती को ठेकेदार की अच्छाई से प्रभावित करता रहता है, जिसका असर मालती पर थोड़ा बहुत हो भी चुका है। अब मालती आराम से ठेकेदार की बात का जवाब भी देती और कभी कभार उसके लिए खाना गर्म करने और चाय बनाने जैसे छोटे मोटे काम भी कर दिया करती। फिर भी ठेकेदार उसे बात बेबात डांटता ही रहता। मालती को बुरा भी लगता, लेकिन वो हंसकर टाल जाती। एक महीना बीतने को आया। आज पगार का दिन है। बिरजू को उसकी तय की गई पगार से आधी पगार मिली है। बिरजू हैरान होकर प्रश्न भरी नजरों से ठेकेदार की तरफ देखा तो ठेकेदार ने कहा कि ये जो रोज की पुड़िया तुम खाते हो, इसके पैसे मैं थोड़े ही भरूंगा। ये तो तुम्हारी दवा है, तुम ही को खरीदनी है। बिरजू ने क्या क्या नहीं सोचा था, पगार मिलते ही बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाऊंगा, लेकिन पगार तो ना के बराबर है। मालती की पगार से तो मात्र घर का खर्च ही चल पाता है। अपने आप से बात करते हुए, नहीं नहीं, मैं ठेकेदार से जरूर बात करूंगा, वो अच्छा आदमी है, मेरी बात को जरूर समझेगा। ये सोचकर वो ठेकेदार के पास जाता है। ठेकेदार उसकी समस्या को सुनकर भी अनसुना करते हुए कहता है कि क्या करेगा, बच्चों को पढ़ाकर कोई नौकरी तो मिलने वाली है नहीं, अंत में तो अपने काम ये दो हाथों की कमाई ही आनी है। जिस तरह तुम जी रहे हो वैसे ही वो लोग भी जी लेंगे, इसलिए उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बिरजू अपने बच्चों का वास्ता देकर ठेकेदार से कहता है कि साहब, आपके द्वारा दिया गया एक एक पैसा मैं चुकता कर दूंगा, बस मेरे बेटे का एडमिशन स्कूल में करवा दीजिए। ठेकेदार उसकी बात सुनकर कुछ सोचता है और जल्द ही कुछ करने का आश्वासन देता है। अगले दिन ठेकेदार बिरजू को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैं रुपए तो तुम्हें उधार दे दूं, लेकिन सोच रहा हूं कि वापस चुकाने में तुम्हें बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। बिरजू हाथ जोड़कर कहता है, कोई बात नहीं साहब, मैं मरते दम तक काम करता रहूंगा और आपकी उधारी चुकता कर दूंगा, बस मेरे बच्चे का स्कूल में दाखिला हो जाए। आप कहें तो मैं अलग से और ज्यादा काम करने को भी तैयार हूं। बिरजू ने हाथ जोड़ते और मिन्नतें करते हुए कहा। ठेकेदार ने कहा, अरे नहीं रे बिरजू, तुम कितना काम करोगे? हाँ, एक काम हो सकता है, तुम मालती से कहो कि शाम को वो मेरे घर पे खाना बनाना तथा कुछ छोटे मोटे काम कर दिया करे, बदले में मैं तुम लोगों की मदद कर दिया करूंगा और दवाई तो तुम ले ही रहे हो। ठीक है, आश्वस्त होकर बिरजू घर की तरफ चल दिया और वहां पहुंचकर सारी बात मालती को बता दी। पहले तो मालती का मन जाने का नहीं था, लेकिन फिर बेटे का सोचकर उसने ये काम भी स्वीकार कर लिया। अब हर रोज मालती दिन में मजदूरी और शाम को ठेकेदार के घर में काम किया करती। रात के 11-12 बजे थक कर घर आती और सो जाती। उधर ठेकेदार हर वक्त उसे अपने जाल में फंसाने की तरकीबें ढूंढता रहता था। एक दिन उसे ये मौका मिल ही गया। उस रात शाम से ही गहरे बादल घिर आए थे। ठंडी हवाओं ने मौसम को सुहाना बना दिया था। बादलों के बरसने का अनुमान था। मौसम को देखते हुए मालती ठेकेदार के घर का काम फटाफट निपटाकर जल्दी से वापस चले जाना चाहती थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुलते ही सामने ठेकेदार खड़ा था, वो भी नशे में मस्त। उसकी आंखों में लाल डोरे चमक रहे थे। मालती उसे वहीं दरवाजे पर छोड़कर किचन की तरफ बढ़ गई। ठेकेदार अंदर आ गया और सोफे पर बैठ गया। बाहर बारिश का शोर होने लगा था। मालती काम छोड़कर खिड़की के पास आकर बाहर का जायजा लेने लगी। बाहर चमकती हुई भयावह बिजली के साथ शहर की बिजली भी गुल हो गई। वो किचन में रोशनी करने के लिए मोमबत्ती ढूंढने लगी कि अचानक अपने पास उसने ठेकेदार को महसूस किया। वो घबराकर 2 कदम पीछे हट गई। ठेकेदार ने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। मालती उससे विनती करते हुए बोली, जाने दीजिए न साहब, हम गरीब लोग अपनी इज्जत नहीं बेचते। ठेकेदार अपनी कुटिल मुस्कान के साथ कहने लगा, तो मैं कौन सा तुम्हें तुम्हारी इज्जत के पैसे दे रहा हूँ। तभी मालती रोने लगी। ठेकेदार ने पकड़ ढीली करके कहा, अरे अरे आप तो रोने लगी। अरे भाई, औरतों का रोना हमें अच्छा नहीं लगता। लो, हमने तुम्हें छेड़ दिया। चलिए अब 2 कप चाय बनाइए, एक हमारे लिए और एक अपने लिए। उसके छोड़ देने से मालती ने राहत की सांस ली और उसके लिए चाय बनाने लगी। ठेकेदार कहने लगा, चाय 2 कप बनाना, ये मत कहना कि आप नहीं पीती। इतनी मूसलाधार बारिश में कौन ऐसा शख्स होगा जिसे चाय अच्छी न लगे। हाँ, अगर ऐसे में कोई चीयर्स हम दम मिल जाए तो बात ही कुछ और होगी। इतना कहकर वो ड्राइंग रूम में बैठकर चाय का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद मालती चाय बनाकर ले आई। अरे इसके साथ कंटेनर में रखे बिस्किट भी ले आती तो अच्छा होता।
मालती चाय वहीं रखकर किचन से बिस्किट लाती है। ठेकेदार की चाय टेबल पर रखकर वहीं पास में नीचे बैठकर वो कप उठा लेती है जो पहले से ही टेबल के एक कोने पर उसके लिए रख दिया गया था। चाय की चुस्कियां लेते हुए उसे सिर्फ इतना याद था कि बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है और खिड़की से अंदर आते हवा के ठंडे झोंके उसे आनंदित कर रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं। सुबह जब उसकी आंख खुली तो दिन का उजाला उसी खिड़की से अंदर आ रहा था और वो अपने अस्तव्यस्त कपड़ों के साथ वहीं फर्श पर पड़ी थी। मालती ने जो चाय पी थी वह अपना कमाल दिखा चुकी थी। दूसरा कप टेबल पर वैसे ही भरा पड़ा था। उसने उठने की कोशिश की लेकिन अंग अंग दुख रहा था। बड़ी मुश्किल से उठकर उसने खुद को संभाला, कपड़े ठीक किए और कमरे से बाहर निकलकर बेतहाशा अपने झोपड़े की तरफ भाग खड़ी हुई। झोपड़े में अभी सब सो रहे थे। वो सीधा पीछे लगे नल की तरफ गई और उसके नीचे बैठकर खूब रोई। कुछ देर रोने के बाद वो झोपड़े में आई, कपड़े बदले और बच्चों के लिए खाना बनाने लगी। बिरजू भी नींद से जागकर काम पर जाने के लिए तैयारी करने लगा। बिरजू तैयार हो गया लेकिन मालती ज्यों की त्यों बैठी रही। बिरजू के पूछने पर उसने काम पर जाने से ये कहकर इनकार कर दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आज मालती काम पर क्यों नहीं आई? ठेकेदार ने अपनी भारी भरकम आवाज में बिरजू से पूछा। हाँ साहब, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, आराम करना चाहती है। बिरजू ने उसके हाथ से ली हुई पुड़िया खाते हुए कहा। ठेकेदार ने पूछा, क्या हुआ? मालूम नहीं साहब, ज्यादा बात नहीं की उसने, कहकर बिरजू अपने काम में जुट गया। मालती का पूरा दिन लेटे-लेटे ही बीत गया। शाम के समय उनका ही एक साथी मजदूर उसके झोपड़े पर आया और ये बता गया कि ठेकेदार ने तुम्हारे बेटे का एडमिशन करवा दिया है। स्कूल की वर्दी और किताब कापी सहित अन्य सामान भी खरीद दिया है। ये कहकर वो व्यक्ति चला गया। शाम के समय जब बिरजू घर पर आया तो उसने भी यही सब बात दोहराई। वो बहुत खुश लग रहा था। उसने बताया कि ठेकेदार ने कहा है कि इन सब पर 25,000 रुपया खर्च आया है, जिसे हम दोनों दिन रात मेहनत करके चुकता कर देंगे। कुछ सोचते हुए बिरजू ने कहा, बस एक बार हमारा बेटा पढ़ लिख जाए फिर जीवन आराम से कट जाएगा। मालती ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका मन बेहद उदास था। वो बिरजू के कंधे से लगकर जी भरकर रो लेना चाहती थी, परंतु वो ऐसा न कर सकी। अगले दिन मालती फिर से काम पर नहीं गई। वो ठेकेदार के पास काम करना नहीं चाहती थी। जब ये बात उसने बिरजू से कही तो वो कुछ सकपका गया और उसने यही बात ठेकेदार से जाकर कह दी। न जाने उसे क्या हो गया है साहब, वो कभी ऐसी न थी, दिन रात बिना रुके बिना थके काम करने वाली है। वो तबीयत ठीक नहीं होगी उसकी, कुछ दवाई वगैरह खाई क्या? ठेकेदार ने संवेदना जताई। नहीं साहब, अभी तो नहीं। बिरजू ने निराशा से सर हिला दिया। तो ऐसा कर बिरजू, आज से तू दवाई की एक और पुड़िया ले जाना और मालती को भी दे देना। ठेकेदार उसे गौर से देखते हुए कहा। बिरजू कहने लगा, ठीक है साहब, लेकिन उसे दवाई खिलाना आसान नहीं है। अरे बिरजू, तू भी सचमुच का ही बुद्धू है। ऐसे खाने को मत देना, उसकी चाय या खाने में घोल देना, मतलब तो उसके ठीक होने से ही है ना। यह बात बिरजू के समझ में आ गई थी। बिरजू ने घर जाकर वैसा ही किया। थोड़ी देर तक उसे मालती में असर दिखाई देने लगा। फिर अगले दिन से उनकी दिनचर्या शुरू हो गई। दोनों काम पर जाने लगे। अब मालती भी बिरजू की तरह ही ठेकेदार के बस में हो चुकी थी। सब समझते हुए भी वो अनजान थी। मन से वो ठेकेदार के साथ काम नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उन्हें ठेकेदार द्वारा दी गई दवा के पैसे काटकर ऊपर से महेश के एडमिशन के पैसे काट कर ना के बराबर पगार मिलती थी। मालती को शारीरिक शोषण अलग से झेलना पड़ता था। ठेकेदार जब जी चाहे अपने घर उसे बुला लेता। जरूरत पड़ने पर उनके मासूम बच्चों से भी उनकी क्षमतानुसार काम लिया जाता। बिरजू और उसका परिवार ठेकेदार के गुलाम बनकर रह गए थे। ठेकेदार ने ड्रग्स के जरिए उन सबको अपने काबू में कर लिया था। एक वो ही नहीं, और भी ऐसे बहुत से लोग ठेकेदार के नीचे काम कर रहे थे, जिन्हें वो ना के बराबर पगार देता था तो बस एक पुड़िया जो एक अच्छे भले इंसान को उसका गुलाम बना देती है। एक शाम बिरजू अपने झोंपड़े में बैठा सोच रहा था कि गांव से जमींदार की गुलामी छोड़कर शहर आया था एक स्वतंत्र और अच्छा जीवन जीने के लिए। लेकिन मुझे क्या पता था कि गुलामी के भी रूप अलग अलग होते हैं। आज वो बिना पैसे के भी ठेकेदार की चाकरी करने को तैयार है। आज विजयदशमी के दिन भी वो अपने बच्चों को नए कपड़े और खिलौने लेकर नहीं दे पाया। बाहर पटाखों के फूटने की आवाजें आ रही थी। उसका छोटा बेटा भागता हुआ अंदर आता है और कहता है, माम बाबा चलो न बाहर देखो, रावण जल रहा है, रावण मर रहा है।
बिरजू एक लंबी सांस खींचकर कहता है, नहीं बेटा, रावण तो आज भी जिंदा है और तब तक रहेगा जब तक इस दुनिया में गरीबी, बेरोजगारी और मजबूरी रहेगी। आदमी आदमी का गुलाम रहेगा। जब तक छलकपट रहेगा तब तक रावण भी रहेगा। कहकर बिरजू अपनी आंख में आए आंसू पोंछता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही कहानी के साथ। धन्यवाद।